सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जिल इमाम का हुआ पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो किए पेश। दिल्ली पुलिस ने कहा, बुद्धिजीवी जब आतंकवादी बनते हैं तो कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जिल इमाम का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए हैं। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिसा फातिमा, मीना हैदर और दिल्ली दंगे के दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बनते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का ये ऐसा बयान है सुप्रीम कोर्ट में जिसकी चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में लाल किले पर जो कार ब्लास्ट हुआ और उसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हो रहा है। जिस तरीके से उसका भंडाफोड़ हुआ है उसी का जिक्र एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया और कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सब बुद्धिजीवी हैं और इन्हें परेशान किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्धिजीवी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बड़ी बात दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। दरअसल यहां पर जिक्र हो रहा है सीधे तौर पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये जो पूरा बम ब्लास्ट हुआ इसमें जो दहशतगर्द हैं वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स के चेहरे हैं। तो इसी लिहाज से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। सीएए का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिखावा और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश थी। असली मकसद सत्ता परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का गला घोटना था। ये खुलासा भी दिल्ली पुलिस ने इन दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए किया है। दरअसल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ओर से जो कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड सामने आया है जिसमें बुद्धिजीवी सरकारी फंडिंग का इस्तेमाल डॉक्टर और इंजीनियर बनने और फिर देश विरोधी कामों में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दावा किया, लेकिन जब लगातार विरोध कर रही है दिल्ली पुलिस शर्जिल इमाम और तमाम दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका का, तो उस बीच सैयद जफर इस्लाम जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। आज कोर्ट में जग जाहिर हो गया है कि शर्जिल इमाम देश के उन ताकतों के साथ देश में थे जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उनका वीडियो सामने आ गया है, कोर्ट में दस्तावेज में है, और मुझे लगता है वो ऐसी ताकतों के साथ जो चाहते थे, साथ थे, जो देश को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाना चाहते हैं। उस वीडियो से साफ पता चलता है कि लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों को उस्का रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी ताकतों को और ऐसे लोगों को कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए उस वीडियो का, और सख्त से सख्त सजा सुनानी चाहिए ताकि कोई ऐसी कोशिश फिर से दोबारा नहीं कर पाए कि देश के उन ताकतों के साथ मिलकर देश के टुकड़े करने का षड्यंत्र। तो सैयद जफर इस्लाम का कहना है कि शर्जिल इमाम जैसी जो ताकतें हैं दरअसल वो अन्य लोगों के साथ मिलकर देश के टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं। ये बातें उनके जरिए कही गई है। सिर्फ सैयद जफर इस्लाम ही नहीं बल्कि शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उमर खालिद की जो पैरवी कर रहे हैं कांग्रेसी, शर्जिल इमाम की वो पैरवी करते हैं। ये वोट बैंक नीति को देश नीति से ऊपर रखते हैं। क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, जरा सुनिए। कांग्रेस का हाथ और दिग्विजय सिंह जी का हाथ हमेशा आतंकवादी, अलगाववादी,
दंगाई, अपराधी और देश के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोगों के साथ। ये पहली बार थोड़ी दिग्विजय सिंह जी ने वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखा है। भाई यही है ना जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों की पैरवी कर रहे थे और मोहनचंद शर्मा जी के बलिदान को इन्होंने नकारा। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के तो प्रमाण मांगते हैं, पर जब सुप्रीम कोर्ट किसी आतंकी को कन्विक्ट करता है, चाहे वो अफजल गुरु हो, याकूब मेमन हो, तो उसके लिए आंसू रोते हैं। ये वही लोग हैं जो बार बार दंगाइयों के समर्थन में आ जाते हैं। आज जिस प्रकार से पैरवी की है उमर खालिद की, उमर खालिद को कोर्ट ने बेल नहीं दी है, तो क्या कोर्ट भी इस सो कॉल्ड साजिश में हिस्सेदार है क्या उसको जेल में रखने के लिए? या उमर खालिद नेल्सन मंडेला है और कोर्ट गलत है? और केवल उमर खालिद नहीं, ये तो शर्जील इमाम जिसका बयान है कि भाई भारत के टुकड़े हो, उसकी पैरवी करते। ताहिर हुसैन जिसने अंकित शर्मा को गोंद गोंद के मार दिया, उसकी पैरवी करते हैं। तो इसका मतलब ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं और कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस के इकोसिस्टम का हाथ हमेशा आतंकी और टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ। तो बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा और अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को पेश किया। एसवी राजू का इशारा हरियाणा की अल्फला यूनिवर्सिटी से चल रहे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरफ था, जिसकी जांच एजेंसियों ने हाल ही में कई खुलासे उसके बारे में किए हैं। एजेंसियों ने एक डॉक्टर के यहां से आईईडी बनाने वाली 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इस वाक्य के अगले ही दिन इस डॉक्टर के साथ ही डॉक्टर उमर नबी ने लाल किले के पास कार में विस्फोट कर दिया, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी बीच ये सुनवाई हुई है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सर्जिल इमाम की एक वीडियो स्पीच जो है वो चलाई, जिसमें वो कहते हुए दिख रहा है कि पूरा भारत के शहरों में चक्का जाम होना चाहिए। इन भाषणों में सर्जिल इमाम चिकन नेक को रोककर असम को भारत से काटने और दिल्ली का दूध पानी बंद करने और उग्र विरोध करने जैसी बातें कह रहा है। वीडियो में वो ये कह रहा है कि सरकार को निष्क्रिय करना होगा और अदालतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि सर्जिल अपने भाषणों में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किस तरीके से दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के पिता सैयद कौसिम रसूल ने इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है, जरा सुनिए। देखिए, आज तो जितने लिटिगेंट थे उनकी सबकी बात कंप्लीट हो गई तकरीबन, और सब लोगों ने दो बातें बहुत साफ तौर पे कही हैं। पहली बात तो यही कही कि ये जितने भी चार्जशीट है ये सब यानी कंकॉक्टेड है और इसमें इतने सारे विटनेसेस हैं, 800-900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 150 करीब प्रोटेक्टेड विटनेसेस है। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह कि इतनी लंबी चार्जशीट है, 30,000 पेजेस की चार्जशीट है। तीसरी बात यह कही कि भाई ये जो चार्जेस हैं वो ऐसे जो गरीब चार्जेस हैं, कुछ लोग दिल्ली में थे नहीं उस वक्त में जब दंगे हुए थे, और इसके अलावा जो है इसमें जो ये कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे भी नहीं, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो उसमें एडमिन हैं और दूसरे लोग हैं वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में से एक आदमी को आपने ले लिया, तो इसकी बेसिस क्या है? तीसरी बात ये आई इसके अंदर के सब जो इससे पहले 3 लोगों को बेल मिल चुकी है इसी चार्जशीट के अंदर, आर्टिकल यानी FIR 59 के अंदर 3 लोगों को मिल चुकी है, नताशा नरवाल को, दिवांगना को और आसिफ तन्हा को। तो पैरिटी की बुनियाद के ऊपर में इन सब को भी बेल मिलनी चाहिए। तो ये 3 बुनियादी बातें इसके अंदर कही गई हैं और अब सरकार को जवाब देना है, और मेरा ख्याल है कि वो 6 तारीख की लगी है डेट, अगली 6 तारीख को सरकार का जवाब आएगा। तो दिल्ली पुलिस ने कई दावे सुप्रीम कोर्ट में किए और कहा कि CAA का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिखावा और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश थी। असली मकसद जो था वो सत्ता परिवर्तन कराना था। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। एससी राजू ने कहा कि CAA विरोध प्रदर्शन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान जानबूझकर किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान धर जाए।
और किस तरीके से झूठ फैलाया जाए कि देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर देश की छवि खराब करना उनका मकसद था। तो सब जानते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से 2020 में दंगे हुए, जिसमें दरअसल 59 लोगों की जान गई, पुलिसकर्मी की भी हत्या की गई और 530 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आखिर दिल्ली दंगे के आरोपियों को क्या सजा मिलती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।